तो ये है साफ है, इसका मतलब है कि जितने भी सन्स हैं, ऑल सन्स आर बॉयज, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट आर ग्रेजुएट, और इनके बीच में इंटरसेक्शन में बना हुआ है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये कह रहा है जितने भी बॉयज है आर सन्स, ये रिवर्स है। एक्चुअली में ये बता रहा है कि ऑल सन्स आर बॉयज, लेकिन ये बोल रहा है ऑल बॉयज और सन्स, तो ये हमारा एक गलत आंसर है, गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट जहां जहां है वो हमारा गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला बोल रहा है कि कुछ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है। देखो कुछ, ये है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, और ये है मेरे पास ग्रेजुएट। तो ये बोल रहा है कि कुछ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है। ये बात सही है कि अगर मेरे पास 100 ग्रेजुएट परसेंट है तो, और 20 मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ये 20 के 20 ग्रेजुएट भी है, क्योंकि ये जो है अंदर बना हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसका मतलब सम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ये एक राइट ऑप्शन है। कुछ बॉयज ग्रेजुएट है, यस, कुछ बॉयज ग्रेजुएट भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ये दोनों, ये सही है। क्या कुछ पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज हैं? अब क्या कुछ पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज हैं, ये भी ट्रू है। तो आपके ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों के तीनों एक सही आंसर है। ठीक है। Which of the following principle is not applicable to the use of audio visual aids? ऑडियो विजुअल कौन सा इस्तेमाल नहीं करेंगे, कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। यानी जब भी हम ऑडियो विजुअल या हम ऑडियो विजुअल एड्स कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जैसे हम बोर्ड की बात करें, है ना, ब्लैक बोर्ड की बात करें या स्मार्ट बोर्ड की बात करें, तो हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस्तेमाल करते हैं उनकी, ताकि स्टूडेंट की यूटिलिटी बढ़े, उनका इफेक्टिवनेस बढ़े, है ना, उनको जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना, आसान आसान तरीके से हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सिलेक्टिविटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड टू सिलेक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एजेंसी रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर? सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो एनसीटीई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स स्टैंडर्डाइजेशन अचीवमेंट टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट? अब अचीवमेंट टेस्ट कौन से होते हैं? जैसे आप हाफ ईयरली, फर्स्ट टर्म, एनुअल एग्जाम देते हो या बोर्ड के एग्जाम देते हो आखिरी में। और एक टेस्ट होता है टीचर, जो टीचर लेता है, जो कभी भी सडन ले लेता है, और हम सब लोगों की रियलिटी मतलब फट जाती है जब भी टीचर बोलता है कि चलिए आज टेस्ट ले लेते हैं। तो वो वाला टेस्ट भी होता है। तो इनमें से दोनों के बीच में कौन सा डिफरेंस है? एक बोल रहा है कि जो टाइम फॉर कंप्लीटेशन ऑफ द टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम का जो टीचर टेस्ट लेता है वो हालांकि वो 1 घंटे का होता है, और जो पेपर में आता है वो 3 घंटे का होता है, लेकिन इसका टाइम से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म टेस्ट होता है, ये एक लॉन्ग टर्म टेस्ट होता है। तो टेस्ट से, अब टाइम से इसको हम जो है इसको डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। कंटेंट कवर्ड बाय द टेस्ट, कंटेंट से भी रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है। एंड द फोर्थ वन, प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट, दोनों में टेस्ट में जो स्कोर स्टूडेंट करता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही करता है। तो अगर आप देखिए बड़े बारीक से अगर इनको देखें, तो ये सब ये वाला तो एकदम बोगस है। ठीक है, टेस्ट में स्कोर करने का एक ही तरीका होता है, और वो होता है पॉइंट टू द आंसर। ठीक है। कंटेंट कवर बाय द टेस्ट, दोनों में सेम कंटेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो एनुअल टाइम होगा उसका कंटेंट अलग होगा और जो टीचर लेगा उसका कंटेंट अलग होगा, ये भी गलत है। और टाइम्स का इससे कुछ रिलेटेड नहीं है। हालांकि कुछ बोलेंगे यस टाइम, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म होता है एक लॉन्ग टर्म होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। यूनिट टेस्ट अगर मंथली टेस्ट कभी भी अगर टीचर टेस्ट लेना चाहे तो वो 3 घंटे का भी ले सकता है, लेकिन स्टूडेंट इफेक्टिव के लिए वो शॉर्ट टर्म टेस्ट ही टीचर हमेशा कंडक्ट करता है। रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, हालांकि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के नाम पर एक जो एनुअल एग्जाम में खासकर विशेषकर अगर हम बोर्ड की बात करें तो उसकी वैलिडिटी कुछ ज्यादा और ज्यादा होती है। ठीक है। जो टीचर लेता है एक्चुअली में, वो टीचर जो शॉर्ट टर्म टेस्ट लेता है वो इस लॉन्ग टर्म को प्रिपरेशन कराने के लिए ही लेता है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? करिकुलम में सब कुछ आता है, स्पोर्ट्स आता है, आपका कल्चर आता है, आपका सोशल आता है, आपका स्टडी आता है, आपका बिहेवियर आता है, आपका पर्सनैलिटी आता है, बल्कि सिलेबस इज ओनली ओनली रिलेटेड टू टेक्स्ट। तो सिलेबस जो है इसका पार्ट है करिकुलम का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बाकी आप सब देखें तो थोड़ा अजीब सा है मैं इसलिए कहता हूँ पेडागोजी जो होता है बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, पॉजिटिव आंसर आपको देने होते हैं। As per the code of the professional ethics for teacher framed by NCTE, which of the following is not included under the obligation towards students? अगर इनमें से कौन सा जो है एक सही नहीं है? ठीक है। ट्रीट ऑल स्टूडेंट विद लव एंड अफेक्शन
इन्फॉर्म पेरेंट टू द कॉन्फिडेंस मैटर। अगर कोई स्टूडेंट किसी मैटर में पकड़ा जाए तो क्या टीचर को तुरंत उसकी शिकायत उसके पेरेंट्स से कर देनी चाहिए? ये एक सही तरीका नहीं होता है। उससे स्टूडेंट जो है मेंटली जो है उसके ब्रेन पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे वो काफी अपने आप को दबाव दबाव महसूस करता है। तो कभी भी टीचर जो है डायरेक्ट पेरेंट पे कंप्लेन नहीं करता है, हालांकि उसे धमकी जरूर देता है टीचर कि आपके पेरेंट्स से आपकी शिकायत कर दी जाएगी, लेकिन ये करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज नॉट अ वैलिड। डैनियल, देखो कुछ क्वेश्चन तो आपको पढ़कर ही करने होते हैं, जैसे ये है, डैनियल गोलीमैन थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट एजुकेटर नीड टू कंसिडर द इमोशनल ब्रेन विच कंट्रोल पर्सनल इंटेलिजेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई विच कॉम्बिनेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ही क्लेम। ठीक है, एंड द ऑप्शन इज सेकंड, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन एंड एम्पैथी। While preparing the test, which of the following type of questions are considered as easy to score but difficult to construct? जिनको कंस्ट्रक्ट करना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें स्कोर करना इजी होता है, तो वह है एमसीक्यू। क्योंकि एमसीक्यू में आपका एक आंसर सही होगा, बाकी तीन गलत होगा, लेकिन बाकी तीन जो गलत होंगे ना, उनको कंस्ट्रक्ट करना आसान नहीं होता है। उनको कंस्ट्रक्ट गेट में, स्पेशली अगर हम गेट की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, तो सारे के सारे एक राइट आंसर से काफी हद तक रिलेट रहते हैं। बड़ा मुश्किल होता है एक सही आंसर को चुनना, हालांकि ये एमसीक्यू डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, अगला है, इन अ करिकुलम इफ देयर इज ए लिंकिंग नॉलेज फ्रॉम वन लेसन टू द नेक्स्ट अक्रॉस अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, इट इज अ वर्टिकल। कैसे वर्टिकल है? देखिए, अगर हम सपोज करो ये मेरा लेसन 1 है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू लेसन 2, इट इज रिलेटेड टू लेसन 3। ये क्या बोल रहा है? इफ देयर इज लिंकिंग नॉलेज फ्रॉम वन लेसन टू द नेक्स्ट। यहाँ पर लेसन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है अक्रॉस अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी। स्टडी से लिंक है लेकिन दूसरे प्रोग्राम में, ठीक है, वो है दूसरे प्रोग्राम में, तो ये एक वर्टिकल है और ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल करिकुलम इज द राइट आंसर। थोड़ा इस प्रकार से अगर आप सोचे ना क्वेश्चंस को, तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। What is the most advisable way of organizing the classroom furniture? क्लासरूम का फर्नीचर जो है हमेशा कौन सा तरीका होगा जो सही होगा? Once it has been fixed, it should not be disturbed. क्लासरूम फर्नीचर हैज नो रेलिवेंट टू टीचिंग, नहीं ये गलत है बिल्कुल। देखो, क्लासरूम का ना जो लर्निंग एबिलिटी है या स्टूडेंट पर काफी इम्पैक्ट डालता है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट पर, तो ये गलत है। तो क्लासरूम फर्नीचर का जब भी कहाँ थे हम, सॉरी, सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट सर ना हमेशा चेंज करते रहते थे। कभी पीछे वाले को आगे लेके जाते थे, कभी आगे वाले को पीछे लेके जाते थे। तो ये एक लर्निंग, ये भी एक टेक्निक है कि आप स्टूडेंट को एक ही जगह ना बैठाएं, उसको बार बार उसकी सीट चेंज करते रहें और लड़के और लड़कियों की सीट भी मिक्सअप करके बैठाएं। तो यस, इट इज इसका इम्पेक्ट जो है लर्निंग पर पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इट्स अरेंजमेंट शुड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये है असर्शन और ये है रीजन। ठीक है, तो असर्शन में एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको बताना वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको एक रीजन दिया जाएगा और आपको बताना है कि आप वो जो रीजन है इस स्टेटमेंट पर वो फिट बैठता है या नहीं बैठता। ये बड़े डिफिकल्ट होते हैं। सबसे अगर डिफिकल्ट अगर कोई पेडागोजी में अगर कोई है, या मैं कहूँ इंग्लिश में भी आता है ये, तो वो सबसे मुश्किल यही है, क्योंकि इसमें आपको ये भी चेक करना होता है ए सही है या नहीं है, आर सही है या नहीं है, या आर जो है एक सही ऑप्शन है, आर जो है सही है भी या नहीं ए के लिए। ए के लिए हो सकता है ये दोनों सही हो, लेकिन आर जो हो ए के लिए गलत हो, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है इसको करना। ठीक है, फिर भी चलिए देखते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कंट्रीब्यूट टू लर्निंग थ्योरी by focusing on thinking process where learning takes place. Knowledge is assumed to be constructed by learners themselves and learning is seen an active process of construction and knowledge accumulation. तो इस स्टेटमेंट को अगर आप एक बार पढ़ें तो आपको लग जाएगा यस, ये स्टेटमेंट जो यहाँ से यहाँ का दिया हुआ है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है उसको भी एक बार एक दो बार पढ़ें, फिर अपने दिमाग में इसको डालें कि सही बोल रहा है या नहीं। Social constructivist approach contributes to learning theory by focusing on thinking process when learning takes place. तो ये भी एक राइट है, और जो इसका एक्सप्लेनेशन है फॉर assertion A इज द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ बेस्ट टीचिंग? ठीक है, अगर टीचर अच्छे से टीच कर रहा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ये बताएगा कि यस, कि हाँ वो अच्छे से टीच कर रहा है? अगर आपकी क्लास में
स्टूडेंट जो है टीचर से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो इसका मतलब कि क्लास में वो टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है स्टूडेंट को पसंद आ रहा है और बच्चों को समझ में आ रहा है। यस, तो ऑप्शन ए अगर आप देखें, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। और ये पॉजिटिव फीचर, पॉजिटिव भी यहाँ पर ला रहा है, बल्कि ये कंप्लीट साइलेंस इन द क्लासरूम, नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द एग्जामिनेशन, अटेंडेंस जो है अच्छी हो जाएगी, है ना। इस तरह के बोगस ऑप्शन हर बार आपको मिलेंगे, तो आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर चेक करना होता है। द टीचिंग ऑफ बायोलॉजी हैज कोरिलेशन विद, अब बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसका इनमें से किसके साथ रिलेशन है? तो चलिए चेक करते हैं कि इकोनॉमिक्स के साथ है, हिंदी के साथ, हिस्ट्री के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ, या फिजिक्स के साथ, या सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के साथ। तो क्योंकि ये पेडागोजी का सब्जेक्ट है और थोड़ा लॉजिकली यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो बायोलॉजी एक साइंस का सब्जेक्ट है, और अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइंस होता तो मैं कहता कि यस इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन डी, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, और ये भी सब्जेक्ट है, और बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। तो ये मेरा जो बायोलॉजी है ये इन सभी के साथ कोरिलेट करेगा। ठीक है। The correct arrangement of objective under affective domain from least to most complex is receiving। अब अच्छे चल चेक करते हैं कि आदमी सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, रिसीव करेगा या तुरंत रिस्पॉन्ड कर देगा? वो रिस्पॉन्ड करने से पहले रिसीव करेगा और रिसीव के बाद रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वैल्यूइंग एंड कैरेक्टराइजेशन लास्ट में। ठीक है। एट स्कूल लेवल व्हाट शुड बी द ड्रेस ऑफ टीचर? टीचर हो या स्टूडेंट हो, स्कूल लेवल पर सबकी जो यूनिफॉर्म है वो एकदम सेम होनी चाहिए। हाँ, हालांकि टीचर की यूनिफॉर्म स्टूडेंट से सेम नहीं होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, तो ऑप्शन जो बी है वो गलत है। ठीक है। और सेम यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है, जैसे सभी स्टूडेंट का यूनिफॉर्म एक होता है, चाहे वो स्टूडेंट एक कितना भी अमीर हो या एक स्टूडेंट कितना भी गरीब हो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी की यूनिफॉर्म इसलिए हमेशा सेम की जाती है। यूनिफॉर्म का मतलब भी होता है सर, अगर आप देखें यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक जैसी, है ना, तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा इसलिए कहा गया है। और यहीं से यूनिफॉर्म भी इसलिए स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसे यूनिफॉर्म भी इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है एक जैसा, एक जैसी या एक जैसा। ठीक है, सबकी ड्रेस एक जैसी होनी चाहिए, आर्मी में भी यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी होती है। एन अनहैप्पी इंसिडेंट इन अ क्लास, द टीचर शुड फाइंड द सॉल्यूशन बाई, अगर कुछ भी अप्रिय घटना अगर क्लास में घट जाती है तो टीचर को क्या करना चाहिए? डिस्कसिंग द मैटर विद हिज और फैमिली। देखिए स्टूडेंट की किसी भी गलती में कभी भी उसकी फैमिली को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, तो ऑप्शन वन कभी इसका आंसर नहीं होगा। डिस्कसिंग द मैटर विद हिज और कलीग, उसके दोस्तों के साथ नहीं, उसके दोस्तों के साथ वो अपनी शर्मिंदगी महसूस करेगा। डिस्कसिंग द मैटर विद प्रिंसिपल, अगर उसे प्रिंसिपल के साथ ले जाएंगे तो वो बेइज्जती महसूस करेगा। ऑप्शन थ्री इज द आंसर। आप उस मैटर को क्लास में अगर क्लास में अगर वो मैटर हुआ है तो क्लास में उसे फिनिश करें, ताकि मैटर जो है वो ज्यादा लंबा ना खींचे और स्टूडेंट को कुछ भी अनहैप्पी ना लगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ ई लर्निंग? इनमें से एक ई लर्निंग का कौन सा एक कॉमन फीचर है? तो वो है ऑलवेज रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंट इन द क्लास। देखो ई लर्निंग इस वक्त आप भी कर रहे हो, यूट्यूब से अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये ई लर्निंग ही हुई, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑलवेज रिक्वायर फिजिकल अपीयरेंस इन द क्लास। विच रोल ऑफ अ टीचर इज क्रूशियल इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट? देखो आजकल ना टीचर का सबसे मेन रोल होता है, वो होता है एज अ फैसिलिटेटर एंड अ लर्निंग। ठीक है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। टीचर एज अ गुड क्लासरूम टीचर नहीं, टीच अगर कोई क्लास, ठीक है, टीचर एज अ गुड टीचर एंड मैनेजर ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये कहीं ना कहीं जो है टीचिंग को ना दर्शाते हैं, ये टीचिंग को नहीं दर्शा रहे। टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ अ लर्निंग। ठीक है, टीचर, असली टीचर वो होता है जो स्टूडेंट को सिखाए, लेकिन बड़े ही हेल्पफुल तरीके से, उसे ये ना लगे कि वो कुछ सीखने के लिए सीख रहा है, उसे लगे वो खेलते खेलते सीख रहा है, आसान चीजों को सीख रहा है। ठीक है, हालांकि इसका आंसर फोर भी हम लिख सकते हैं, एक अच्छा टीचर अच्छा मोटिवेटर भी होना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है। विच टीचिंग स्ट्रेटेजी शुड बी प्रीफर फॉर टीचिंग अबाउट ग्राम प्लांट? ग्राम यानी चना का पौधा। अगर कभी कोई भी चना का पौधे की हम बात ना करें, अगर हम पृथ्वी की बात करें, हम ह्यूमन बेबी की बात करें, अगर इसके बारे में किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ाना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसके ऊपर 15 मिनट की एक लाइव फिल्म बना दी जाए, 10 से 15 मिनट की, तो उससे उसे आसानी से याद होगा, क्योंकि देख कर पढ़ना आसान होता है। इस वक्त आप भी देख कर पढ़ रहे हो बजाय कि कर कर,
तो देख अगर आपको लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए यूट्यूब एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज को पढ़ने का। At one time in a state, a BA student had to appear in the examination at the end of a 3 years only। 3 साल के बाद ही उसे एग्जाम में आना है, यानी ये एनुअल इवेल्यूशन होगा। अब बार बार आना होता तो फॉर्मेटिव होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड हेल्प टू डिस्कवर न्यू आइडियाज एंड रिस्पॉन्स वेरी क्विकली। द फोकस इज ऑन जनरेटिंग एज मेनी एज आइडिया पॉसिबल विदाउट जजिंग देम, ऑल आइडियाज आर गिवन इन इक्वल क्रीडेंस। देखिए, आप अगर क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो है ना, तो आपने क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन के काफी सारे उत्तर आएंगे, तो अगर सभी सभी उसका उत्तर दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप ये इंडिकेट करता है कि आप एक अच्छे टीचर हो। ठीक है, उसके साथ साथ अगर जो है जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पूछा है, इसने कुछ और आंसर दिया, इसने कुछ और आंसर दिया, इसने कुछ और आंसर दिया, तो आप चाहते क्या थे, आपने क्वेश्चन इसलिए पूछा था ताकि स्टूडेंट जो है मेरे साथ कम्युनिकेट करें और अपने आइडियाज, अपने व्यूज जो हैं बिना डर के, बिना बेफिक्र के जल्दी से मुझे बताएं। तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ठीक है, ये गलत है, कोरिलेशन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड।